नमस्ते बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में जुड़ने के लिए तहे दिल से स्वागत है। आपके स्वागतकर्ता रामनिवास सर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के चैप्टर टू 20 के दांत। चैप्टर 2 20 के दांत, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी है। यह गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है। इसका वन शॉट मैं रिवीजन करने वाला हूँ। आप लोग को इस वन शॉट के माध्यम से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह की वीडियो, यानी कि दोनों तरह की जो क्वेश्चन होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं इस सेशन को शुरू करता हूँ। आप लोग जुड़े हैं इसलिए, और साथ में आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इसी तरह का डेली वे में वीडियो मिलता रहता है। और दूसरी बात, आप लोग ऑब्जेक्टिव का इसका क्लास करना चाहते हैं तो हमारे गाइड ऑनलाइन क्लासेज के इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दिया गया है इसका लिंक। और डेली वे में लाइव क्लास सुबह 6 से और शाम 6 दोनों टाइम क्लास चलती है, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ एवं सिंपल वे में, सिंपल तरीका में। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। समझ गए? ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर को दो भाग में पढ़ेंगे। जैसे दो भाग में, जैसे पहले कवि के बारे में जानेंगे, उसके बाद चैप्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या भाग में? दो भाग में। पहले कवि परिचय, उसके बाद चैप्टर का क्या है, क्या कह रही है चैप्टर, उसके बारे में जानेंगे। चलिए ठीक है, समझ गए। चलिए पहला नंबर का रहा है नलिन विलोचन शर्मा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो क्या है, यानी नलिन विलोचन शर्मा, इनका जन्म कब हुआ था? यानी कि पहले समझते हैं 20 के दांत के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है वो आप लोग ये समझिए। 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है ये बताएंगे। तो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन विलोचन शर्मा जी। इनका जन्म कब हुआ, यानी नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ? ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ ये बताइए। आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करते रहिए, जिससे कि मुझे पता चले आप लोग कैसे क्या करते हैं, क्या मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है, समझना है जन्म कब हुआ नलिन विलोचन शर्मा जी का। तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 1916 ईस्वी, यानी नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना के बरघाट, यानी बरघाट, पटना के बरघाट में हुआ था। पटना के बरघाट पटना में, बरघाट पटना में हुआ था। बरघाट पटना में हुआ था। क्लियर? चल खींचो। ये जन्माना, यानी जन्म से ये भोजपुरी भाषी थे, यानी जन्म से, यह जन्म से क्या थे? भोजपुरी भाषी यानी जन्म से ही यहाँ भोजपुरी बोलते थे। तो कौन बोलते थे? तो नलिन विलोचन शर्मा जी। पहला नंबर, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो बरघाट पटना में हुआ। और ये जन्म से भोजपुरी भाषी थे। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद ये दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान और महापोध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी इनके पिताजी का नाम क्या है? तो पंडित राम अवतार शर्मा जी। यानी कि इनका पिताजी का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम पिता पंडित राम अवतार शर्मा। इनके पिताजी का क्या नाम हुआ? पंडित राम अवतार शर्मा जी। क्लियर? चलिए क्लियर। उसके बाद, और ये ज्येष्ठ पुत्र थे कि
ये कौन पुत्र थे? ज्येष्ठ पुत्र थे, ये ज्येष्ठ पुत्र थे। एक पॉइंट बनाता हूं, ज्येष्ठ पुत्र थे, लिख दो ज्येष्ठ पुत्र, यहां लिख देता हूं ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, यानी पंडित रामावतार शर्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे कौन? तो नलिनी बिलचंद शर्मा जी। यहां तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इन्होंने पिता के साथ ही उनकी प्रगतिशील दृष्टि को बड़ी भूमिका थी, किनकी? इनके पिताजी की। ठीक है, और इनकी स्कूल की जो पढ़ाई हुई थी वह कहाँ हुई थी? किनका? तो नलिनी बिलचंद शर्मा के। तो पटना कॉलेजिएट में। कहाँ हुआ था? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। कहाँ हुआ था? तो पटना। यानी इनकी जो पढ़ाई हुई थी, स्कूल की पढ़ाई, स्कूल स्कूल हुआ था, स्कूल स्कूल जगह पटना कॉलेजिएट, पटना कॉलेजिएट में हुआ था। यानी स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुआ था? पटना कॉलेजिएट में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत एवं एमए, संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे इन्होंने पटना विश्वविद्यालय, यानी एमए। कथी? एमए किए थे। तो किस किस में एमए किए? एमए किस किस विषय में? तो ये किए थे हिंदी, संस्कृत। किसमें? संस्कृत में, संस्कृत एंड संस्कृत और हिंदी। सॉरी, इंग्लिश में ही लिख देता हूं, हिंदी। संस्कृत और हिंदी से क्या किए थे? एमए किए थे। किस चीज से किए थे? संस्कृत और हिंदी से। संस्कृत और हिंदी से इन्होंने क्या किए? एमए किए थे। किस कॉलेज से? किस कॉलेज से? तो पटना विश्वविद्यालय से। किस कॉलेज से? तो पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय से। ठीक है, देखो तो चालू है कि कम है? पटना विश्वविद्यालय से। क्लियर? चलिए, उसके बाद अब मैं क्या बात करने वाला हूं? उसके बाद मैं बात करूंगा ये हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय से प्राध्यापक रहे। इन्होंने अध्यापक कहाँ रहे? इन्होंने अध्यापक कहाँ रहे? अध्यापक भी रहे थे। और अध्यापक कहाँ रहे थे? तो इन्होंने जैन हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, उसके बाद वो कहाँ गए थे? हरप्रसाद जैन, आरा गए थे, उसके बाद रांची गए थे, उसके बाद आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे थे। और रांची विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, इन्होंने अध्यापक कहाँ कहाँ रहे थे? तो हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय, यहाँ इन्होंने क्या रहे थे? अध्यापक रहे थे। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कब मृत्यु हो गई थी? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। यानी इनका मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, इनका मृत्यु हो गया था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर आ रहा है? बताएंगे फटाफट से, और बिल्कुल सही से समझ में आ रहा है? फटाफट से दिल बना के भेजिए, जल्दी फटाफट से आप लोग भेजिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं भी थी, यानी नलिनी बिलचंद शर्मा जी की प्रमुख रचनाएं थी। वो कौन कौन थी? वो बात करते हैं हम। इनकी
इनकी रचना भी थी। क्या थी? रचना थी। ठीक है, इनकी क्या थी? रचना थी। और रचना में कौन कौन थी? नलिन में, और किन की रचना बता रहे हैं? नलिन बिलोचन शर्मा जी के। किन की बता रहे हैं? नलिन बिलोचन शर्मा जी के। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी के। अब रचना कौन कौन है वो समझते हैं। रचना थी दृष्टिकोण। रचना क्या था? दृष्टिकोण। क्या था? दृष्टिकोण। उसके बाद क्या था? दृष्टिकोण। उसके बाद था साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का, साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन। उसके बाद क्या था? साहित्य का इतिहास दर्शन के बाद मानदंड। क्या था? मानदंड। मानदंड। उसके बाद था मानदंड था। उसके बाद इनकी कुछ उपन्यास थी। अब क्या थी? उपन्यास। इनकी कुछ उपन्यास थी। अब लिखते हैं उपन्यास। इनकी क्या थी? कुछ उपन्यास थी, वो देखते हैं। तो उपन्यास क्या थी? तो इनकी जो उपन्यास थी वो क्या थी? बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए। तो एक थी साहित्य तत्व और आलोचना। साहित्य तत्व और आलोचना। एक था प्रेमचंद। ठीक है, तो प्रेमचंद, क्या जाएगा? प्रेमचंद। प्रेमचंद। उसके बाद साहित्य तत्व। साहित्य तत्व एवं आलोचना। आलोचना, और यह एवं एक ही बात है। और आलोचना था। क्लियर? किसी को किसी प्रकार की परेशानी? उसके बाद आलोचनात्मक ग्रंथ। इनकी कुछ ग्रंथें थी। आलोचनात्मक ग्रंथ थी। अब क्या है? ग्रंथ। क्या बात करने वाले हैं? ग्रंथ को। अब क्या देखने वाले हैं? ग्रंथ। अब ग्रंथ में कौन थी आलोचनात्मक ग्रंथ? तो 20 के दांत। क्या था? आलोचनात्मक ग्रंथ। यहाँ लिख सकते हैं आलोचनात्मक। आलोचनात्मक ग्रंथ। तो पहला था 20 के दांत। पहला क्या था? 20 के दांत। वही 20 के दांत। उसके बाद 20 के दांत था। उसके बाद क्या था? और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां। 17 क्या गो? 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, मतलब कि छोटी छोटी कहानियां थी। छोटी कहानियां थी। कितनी थी? छोटी कहानियां। कहानियां जो कितनी थी? 17 थी। कितनी थी? 17 थी। छोटी कहानियां थी, वो कितनी थी? 17 थी। क्लियर? चलिए क्लियर। उसके बाद क्या समझते हैं? उसके बाद इनकी क्या थी? वो समझते हैं। इनकी कहानी संग्रह। कहानी संग्रह थी। छोटी कहानियां था। कहानी संग्रह केसरी कुमार नरेश के साथ काव्य संग्रह, यही इनकी कहानी थी। नकेन एवं प्रबोध, नकेन दो। ठीक है। ग्रंथावली था। अयोध्या प्रसाद खेत्री था। संस्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि इनकी ग्रंथें थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को परेशानी समस्या तो बताएंगे फटाफट से। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की परेशानी और समस्या आ रही है तो फटाफट से क्या कीजिए, बताइए आप लोग। चलिए उसके बाद समझते हैं इनकी आलोचकों के अनुसार इनका प्रयोगवाद का जो वास्तविक रूप था वो नलिन विलोचन कविता से हुआ था। यानी कि नलिन विलोचन की कविता से आलोचकों का यानी प्रयोगवाद का वास्तविक रूप प्रारंभ हुआ था। किनके कविता से? तो नलिन विलोचन के कविता से ही वास्तविक का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद समझते हैं इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर के आए थे। इनकी जो कहानी थी जिसमें मनोवैज्ञानिक था, इनकी कहानी में मनोवैज्ञानिकता की तत्व समग्रता से उभर कर आए थे। इनकी कहानी में क्या थी? मनोवैज्ञानिकता थी। कहानी में कहानी में कहानी में मनोवैज्ञानिकता थी। किनकी कहानी में? तो नलिन विलोचन शर्मा जी की कहानी में। ये क्या चल रहा है? कविता परिचय। यहाँ हेडिंग देखिए, ये जो चल रहा है वो चल रहा है कविता परिचय। इससे नहीं, दूसरा कलर से लिख देता हूँ, कविता परिचय।
यानी कहानी परिचय चल रहा है, छोड़िए कहानी परिचय, वही लिखे कवि परिचय, सॉरी कवि परिचय, कवि परिचय चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, कवि परिचय के बारे में भी। यानी उसके बाद चलेंगे कहानी के बारे में, 20 के दांत के बारे में। चलिए यहाँ तक समझ लें। उसके बाद इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता थी। उसके बाद क्या समझते हैं, आए थे इनकी कुछ तथ्य थी। शिल्प, भाषा आदि स्तरों पर नवीनतम के आग्रही लेखक भी थे इन्होंने, और परंपरागत दृष्टि और शैली की निषेध एवं आधुनिक दृष्टि का समर्थन करते थे, समर्थन था इनका। ठीक है, उसके बाद अभी कहानी, अब कहानी के बारे में जानते हैं। ये कहानी है, जो कहानी है 20 के दांत, इसके बारे में अब जानते हैं। यहाँ तक सभी लोग को क्लियर होगा। मैं एक बार और कवि परिचय पढ़ाता हूँ। जैसे कि कवि परिचय, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कब 20 के दांत चैप्टर के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी। जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो बरघाट पटना में हुआ था। और जन्म से ही ये क्या थे, भोजपुरी भाषी थे। और पिता के जो नाम था वो पंडित राम अवतार शर्मा, जिसके ज्येष्ठ पुत्र थे। ये क्या थे, ज्येष्ठ पुत्र, जो बड़े पुत्र कहे जाते हैं गाँव में ज्येष्ठ ही बोला जाता है। उसका इनको स्कूल की जो पढ़ाई हुई थी वो पटना कॉलेजिएट से हुई थी। कहाँ से हुई थी, पटना कॉलेजिएट से। और इन्होंने एमए किया था संस्कृत और हिंदी में पटना विश्वविद्यालय से। और अध्यापक भी रहे थे, यानी अध्यापक रहते, यानी कहाँ पढ़ाते थे, तो हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। और मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। और इनकी कुछ रचनाएं थी, जैसे दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड। उसके बाद उपन्यास था प्रेमचंद, साहित्य तत्व एवं आलोचना, इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ था वो था 20 के दांत। छोटी कहानियां जो कितनी थी, टोटल 17 कहानियां थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता का अभाव आता है, उभर कर आया है, क्योंकि पूरा मानव के वैज्ञानिक तरीकों को उभर कर आता है इनकी कहानी में। ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की परेशानी तो बताइए। अब पढ़ेंगे कहानी। अब क्या जानने वाले हैं, कहानी पढ़ेंगे। अब पूरा डिटेल को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये हो गई। अब स्टार मारते हैं, पॉइंट बनाते हैं। कहानी, 20 के दांत कहानी। अब कहानी के बारे में जानेंगे। अब किसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं, कहानी के बारे में। ठीक है, अब कहानी के बारे में, ये तो कवि परिचय जाने थे। उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, कहानी के बारे में जानेंगे। क्लियर, चलिए क्लियर सभी लोग का। उसके बाद अच्छा ये बात बताइए, ये पूरे बात जो लिखी गई है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है 20 के दांत, 20 के दांत एवं अन्य कहानियों से यह जितनी बात आई है वो ली गई है। और आगे जो जानकारी दी गई वो कहाँ से ली गई, 20 के दांत एवं अन्य जो कहानियां हैं उनसे ही ली गई है, कहानी संग्रह था उसका। ये मध्य वर्ग के अनेक अंत विरोधों को उजागर करते हैं। यह कहानी जो है वो मध्यम वर्ग की, यह जो कहानी है मध्यम वर्ग को, यह कहानी मध्यम वर्ग को उजागर करती है, उजागर करती है, क्या करती है, उजागर करती है। यह जो कहानी है वो मध्यम वर्ग को क्या करती है, उजागर करती है। किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो बताइए। उसके बाद उजागर करते हैं। और स्पष्ट रूप से यह मनोवैज्ञानिक आशय भी है। यह मनोवैज्ञानिक क्या है, आशय भी है। मनुष्य विज्ञानी इस पर विश्वास करते हैं, वैज्ञानिक भी इस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और इनकी जो कहानी थी वो किसके लिए बनाया गया था, तो भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक एवं, यानी कि ये इसमें लिंग भेदभाव की कोई बात नहीं है, इसमें नहीं भेदभाव है, किसी भेदभाव को देखते हुए बनाया गया है, न लिंग के देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, नहीं लिंग को देखते हुए बनाया जाए। क्या कौन लिंग है, लिंग भेदभाव, उसका आक्रामक स्वार्थ का छाया में पलते हुए प्यार दुलार
के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। कौन कहानी? यह कहानी। क्लियर? यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो बताइए फटाफट से। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक कहानी। जैसे कि कहानी पढ़ने वाले हैं क्या, वो आप लोग थोड़ा, जैसे कि 1 मिनट, टेक्निकल इशू आ गई है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर? गिनती स्टार्ट हो गया? चलिए अब बताता हूँ। थोड़ा टेक्निकल इशू आई थी, इसी का थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे। जो कहानी में थी वो मध्यम वर्ग के उजागर करती है, और यह भेदभाव, लिंग को और किसी प्रकार की जो जाति बाती होती है उसको यह भेदभाव पहुँचाने के क्षेत्र से नहीं बनाई गई है। ठीक है, अब समझते हैं कहानी। अब कहानी में क्या है, सबसे पहले इनको सेन साहब थे, यानी कि नलिनी शर्मा जी, इनका नाम सेन साहब था। ये इनके बारे में यह समझना है, क्या समझना है कि ये सेन साहब के पास, यानी नलिनी शर्मा जी के पास एक मोटर कार थी। क्या थी? मोटर कार थी। कहानी थोड़ा समझिए, उसके बाद मैं बताऊंगा सारे डिटेल। ठीक है, एक मोटर कार थी। क्या थी? मोटर कार थी, जिसको बहुत ही वो सजग तरीके से और सहम तरीके से रखना चाहते थे, जिसमें इनका एक बेटा था दुलड़ुआ, न बोलते दुलड़ुआ, यानी कि दुलड़ुआ बेटा था, और 5 बहनें थी, यानी 5 बेटी थी, यानी खोखा का 5 बहनें थी, और यानी कि सेन साहब का 5 गो लड़की थी। उसके बाद एक दुलड़ुआ बेटा हुआ था। क्या हुआ था? बेटा नहीं होता है, देखते हैं गांव में लोग 7-8 बेटी पर से एक लड़का होता है तो उसको दुलड़ुआ बोलते हैं। जो करता है उसको मानते चलता है, जो करता है वो वही चलता है, मान लो तो उसका राज ही चलता है पूरे घर में। वही बात होती है, इसी कहानी में दर्शाया गया है। क्योंकि एक लड़का रहता है जिसका नाम था खोखा। जिसका नाम क्या था? खोखा था। और वह बहुत ही बदमाशी करता था। और सेन साहब समझते थे इसको, जो इसके अंदर में यानी काबिलियत जो है वो इंजीनियर वाला दिखाई दे रहा है और बिजनेसमैन वाला, यही समझते थे। यानी कि दुलड़ुआ बहुत ही बदमाश निकला था। ठीक है, क्या था? बदमाश नहीं था। 5 ऊपर से वो लड़की पर से थी, और उसको कहते थे सेन साहब जो खोखा से कोई दिक्कत नहीं है। और लड़कियां जब भटकती थी तो उसके बारे में बहुत ही हिनाई करते, पर ये वैसा है वैसा है। और अपने बेटे को चाहते थे, बेटा मेरा जो इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। और उसको कार उड़ी तोड़ता था, लगता कहते थे कि मेरा इंजीनियर के लक्षण दिखाई दे रहा है। भाई कौन कहे, मतलब कि कोई सामान तोड़ रहा है, वो कह रहा है इंजीनियर के लक्षण दिखाई दे रहा है, ये अच्छी बात है? ठीक है, ठीक है, कद को रील्स वगैरह करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लगे तो सेशन को क्लास में साइड से। तो बोल रहे थे बच्चे लोग को, ठीक है, इसमें नहीं इसे बोले थे कादू आज मज़ा आ रहा है चैप्टर में, तो इसी कादू को बनती है, आप लोग को भी मिल जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसमें क्या बात समझना है। कि इसमें यह समझना है कि मोटर कार, इसमें क्या समझना है? मोटर कार। इसमें क्या समझना है? मोटर कार। यानी कि इसमें क्या है, इसमें क्या है? इसमें एक मोटर कार थी। क्या थी? मोटर कार। इसमें क्या है? एक मोटर कार है। एक क्या है? मोटर कार है। जिसमें यह समझना होता है मोटर कार में, इसमें क्या समझना होता है, जो मोटर कार की जो कीमत, ये मोटर कार यानी कार थी, यानी गाड़ी थी जो आप लोग कहते हैं कार, तो इसकी जो कीमत थी वो 7,500। कीमत क्या थी? कीमत थी 7,500, यानी कि 7,500 रुपये। क्या थी? 7,500। और यह नई चमचमाती कार थी। वो क्या थी? नई चमचमाती कार थी, जो बरसाती में खड़ी है, जो काली एकदम। इसकी जो रंग थी वो क्या था? काला था। क्या था? काला। यानी कार का जो रंग था वो क्या था? काला था। और स्ट्रीमल इन जैसे कोयल घोंसले में की बड़ा की कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर बहुत ही नाज था। किसको इस कार पर नाज था? तो सेन साहब को। सेन साहब को
सेन साहब को इस कार पर सेन साहब को नाज था। किस पर था? कार पर। सेन साहब को क्या था? इस कार पर क्या था? नाज था। और यह बिल्कुल ही नई मॉडल की थी। यह क्या था? बिल्कुल नई मॉडल। यह जो था वो बिल्कुल क्या था? नई मॉडल की थी। उसके बाद क्या था? इनको सोफर की इनकी कलर, ये रंग बता दिए। इसका जो रंग है वो क्या है? काला रंग है। इसका जो रंग है वो क्या है? काला रंग के है। इसका जो ड्राइवर है वो सोफर है। इसका ड्राइवर क्या है? सोफर। इसका ड्राइवर कौन है? सोफर। यानी इस कार का ड्राइवर जो है वो क्या है? सोफर है। कौन है? सोफर है। इसका ड्राइवर कौन है? सोफर है। इसका ड्राइवर कौन है? सोफर है। और सोफर की एक बात थी, इसके पास कोई भटकता नहीं था। इसके पास यह गाड़ी जो इतना खूबसूरती थी, इसमें यार मुंह देखोगे ना तो आईना की तरह दिखाई देता है। इस तरीका से यह कार थी। इस तरीका से हम बोर्ड में देखते हैं तो अपने चेहरे की जो परछाई बनती है वो एकदम बिल्कुल दिखाई देते हैं। उसी तरीका से जो कार थी बिल्कुल एकदम चमचमा की, एकदम काले रंग की, एकदम न्यू मॉडल की ये क्या थी? कार थी। ठीक है। और इस कार के पास कोई किसी को हिम्मत नहीं था और किसी को अति नहीं था क्योंकि इसके पास क्या करे? भटक जाए। किसी प्रकार की नहीं भटकता है कि साइड से भी कोई नहीं चलता था, बिल्कुल बहुत दूर से हटता चलता था। ठीक है। और खोखा के गाड़ी के पास फटकने न पाए, यह किसको दिया था? मतलब कि अधिकार जिसको जाना नहीं जाना चाहिए, तो खोखा क्या करेगा? तोड़ फोड़ कर देगा। किसके पास था? तो सोफर को सहमत आ जाती है। अगर इसमें स्क्रैच आ जाती है अगर कार में, तो सोफर को खैर नहीं है। ये होता था मार कर एकदम खैरी उड़ा देते और बात तो से सुना देते। और उसके बाद सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। 5 लड़कियां। 5 लड़कियां। 5 लड़कियां थी जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। 5 बच्चियां थी। कौन थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। 5 बनी थी, 5 लड़कियां थी। और जो इसका भाई था, एक क्या था? भाई था। एक क्या था? भाई था। भाई था इस लड़कियों का, वो था खोखा। खोखा था जो क्या था? भाई था इन लड़कियों का। क्या था? भाई था। क्लियर? किसी को किसी प्रकार की परेशानी? और ये जो लड़कियां थी 5, ये बहुत ही सुशील और सज्जन लड़की थी, जिसको बिल्कुल ताजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है। यह जीती जाती जो 5 लड़कियां थी एकदम बिल्कुल मूरत है। इतना अच्छा से रहती है, इतना अच्छा से ढंग से बोलती है, बतियाती है, तो कुछ कह ही नहीं सकते। इतना अच्छे से ये 5 लड़कियां थी। तो कौन कौन था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली पूछती है सीमा, रजनी कहानी के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने बात की क्या चीज़ की? तो ये थी प्रॉब्लम और जानकारी थी वो कवि परिचय पढ़े। उसके बाद अब मैं कहानी के बारे में पढ़ूंगा और पूरी डिटेल में आप लोग कहानी का पूरा संक्षेप में वर्णन करके आप लोग को बताऊंगा। इसे कई बार बता चुका हूँ कि इससे एक भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो नहीं छूटेगी किसमें? तो बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में। ठीक है। उसी पर ये सेट की गई है और तैयार की गई है और वही से पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन। ठीक है। तब 20 के दांत कहानी था। क्या था? 20 के दांत। इसी को पूरे संपूर्ण तरीका से फिर एक बार मैं 20 के दांत लिख देता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैं लिख देता था। चलिए क्लियर। अब मैं कहानी के बारे में बात करूंगा। वो था कवि परिचय, अब मैं कहानी की बात। इस चैप्टर में मुख्य बात ये होती है कि इस चैप्टर में एक कार होती है। एक कार होती है जो काले रंग की होती है। एक क्या होती है? मोटर कार होती है। क्या होती है? मोटर कार होती है। एक मोटर कार होती है। ठीक है। एक क्या होती है? मोटर कार होती है जो काले रंग की होती है। क्या होती है? एक मोटर कार होती है जो काले रंग की होती है, जिसकी कीमत 7,500 रुपये है। 7,500 यानी कि 7,500 रुपये है।
₹7,500 है। और यह काली रंग की है। और यह जो कार है वह क्या है? काली रंग की है। काली रंग, काले रंग की है। और यह बंगले में खड़ी थी। बंगले में सामने बरसात में खड़ी थी और एकदम चमचमाती स्ट्रीमर इन जैसे कोयल घोंसले की कब्र उड़ जाए वैसी थी। सेन परिवार को इस कार पर नाज था। किसको? सेन परिवार को। सेन परिवार को, सेन परिवार को नाज था। इस कार पर सेन परिवार को क्या था? नाज था। ठीक है, नाज है। बिल्कुल नई मॉडल और 60,500 में लाई गई थी। ठीक है, और इसमें इतनी चमचमाती थी यानी चमकती थी, ये चमचमाती यानी चमकती थी, ये चमकती थी। क्या करती थी? चमकती थी, एकदम चमचमाती, जिसमें तुम मुंह देख सकते हो, जिसमें आप मुंह सकते हो, आप मुंह देख सकते हैं, जिसमें आप अपनी मुंह देख सकते हैं। इसको आप नोट करते चलेगा। पिछले का भी परिचय है उसको भी आप नोट करते चलिएगा, यहाँ भी नोट कर ले, जिससे कि आप लोग को परेशानी नहीं होगी। आसानी से आप लोग पूरे चैप्टर को कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की। और इनका इस कार्य को यानी इस जो कार है इसको खोखा से खतरा था। खोखा से खतरा था, लेकिन जो 5 लड़कियां थी सुशील थी, उनसे कोई खतरा नहीं सकता। किसको? तो इस कार को। इस कार को कोई खतरा नहीं सकता। किससे? तो खोखा से नहीं, सुशील 5 लड़की से, लड़कियां से, लड़कियां से खतरा नहीं। लड़कियां से खतरा किसको नहीं था? तो कार को लड़कियां से खतरा नहीं था। उसके बाद अब बात करेंगे जो लड़कियां से क्या नहीं था, खतरा नहीं था, तो कार को। उसके बाद खतरा था किससे? तो लड़का से। खतरा था लड़का से, लड़का खोखा से। खोखा से इस कार को क्या था? खतरा था। खोखा से क्या था? से खतरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को परेशानी समस्या तो बताइए। खतरा किससे था? तो खोखा से था। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ यहाँ तक। और पांचों जो लड़कियाँ थी तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत थी। तहजीब और तमीज की तो जीती उनके कूट कूट कर रग रग कर लड़की वाली गुण भरी हुई थी उन 5 लड़कियों की। और उन 5 लड़कियों का जो नाम था वो था क्या? वो था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। 5 बहनें, 5 बहनें, 5 बहनें थी जिनका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। आरती। अब बहनें किसकी थी? तो खोखा की। बहनें जो थी वो किन की थी? तो खोखा की। ओहो, खोखा की। ठीक है, बहनें किन की थी? तो खोखा की थी, जो 5 लड़कियां थी। ठीक है, और खोखा जब तोड़ता था, किसी चीज को परेशानी करता था, उसको कोई दबार मारपीट नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन जब किसी लड़कियां, इस 5 लड़कियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, इनमें से कोई भी लड़की अगर किसी चीज को तोड़ती तो वो बोलते, सेन साहब अरे तुम लोग के मारे तो कुछ घर में रहता भी नहीं है। तुम लोग कैसे हो जो हमेशा तोड़ती फोड़ती रहती हो? कुछ नहीं रहता है। अबे फूल का कहते हैं, अरे तू फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है? फूल का गमला तोड़ने में बना है? तुम लोग के चक्कर में तो घर में कुछ रहता ही नहीं है। सकता है, समझ गया? और खोखा जो था वो बुढ़ापे का आंखों का तारा था। सेन साहब के बुढ़ापों का आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। तो खोखा क्या था? खोखा
बुढ़ापे का आँख आँख आँखों का तारा था। बुढ़ापे का आँखों का तारा था। ठीक है, इसी को किसी प्रकार की परेशानी तो बताइए। बुढ़ापे का आंखों का तारा था और खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा जो था वो जीवन के नियम का क्या था? अपवाद था। खोखा खोखा जीवन के नियम का जीवन के नियम का अपवाद था। क्लियर? चलिए क्लियर। हमेशा हर जगह यही होता था, जो खोखा था वो जीवन के नियम का अपवाद था। और एक बात तो और थी, ये यहाँ पर खोखा भटक सकता था। कार के पास खोखा भटक सकता था, भटकती थी, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ? खोखा खोखी नहीं भटकते थे, नहीं थे। यानी कि इसके आसपास क्या होता था, जो खोखा खोखी नहीं भटक सकता। क्यों भटक नहीं सकता था? तो क्योंकि उस समय बताई गई थी, जो खोखा खोखी कार के पास उस समय सेन साहब को कार पर नाज था, इसीलिए खोखा को नहीं, खोखी को, मतलब कि पांच लड़कियां नहीं, खोखा कोई नहीं भटक सकता। लेकिन बाद में चलकर खोखा भी जानने लगा, कार को कई सारे नुकसान और परेशानियां, कई सारे जो पार्ट पुर्जे होते उसको तोड़ने लगा था, जिसके कारण लग रहा था सेन साहब को कि इसमें खोखा जो है वो देख रहा है इसमें क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में इसमें आखिर है क्या यही सब बताने लगे। और बताने लगे मेरा बेटा जो है वो बिजनेस में इंजीनियर बनेंगे। इसमें बात यही होती है, जो खोखा ही बहुत दुलार प्यार के कारण बहुत ही बदमाश हो गया था। नहीं बताए? थोड़ा खोखा दुलार प्यार के कारण बदमाश हो गया था। और खोखा क्या करता था कि सबसे किसी को किसी पर हाथ उठाने की बात रखता था, और बहुत ही नटखट था। उसके कहा जाए तो मदन जो था, गिरधर लाल, वही इसको सही किया था, क्योंकि मदन के बारे में आगे बताऊंगा। और खोखा जीवन जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा खोखी का कोई भी बात नहीं चलता था, खोखी का यानी पांचों बहनी का। और दूसरी बात थी, जे खोखा के लिए घर में खोखा के लिए घर में खोखा के लिए अलग नियम था। अलग नियम अलग नियम अब बहनों के लिए दूसरा नियम था। ठीक है, दूसरा नियम यानी कि खोखा के लिए अलग नियम, दूसरा इतना तक होती थी। जो लड़कियां थी, जो पांचों सीमा रजनी आलू सिफाली आरतू, वो शाम के वक्त ही खेलती थी, और खोखा दिन भर दिन रात सब जगह सब टाइम में खेल सकता है। उसको बताई गई थी आप शाम के अलावा किसी वक्त खेल नहीं सकती थी। इतनी प्रतिबंध कर दी जाती है गांव में अभी भी लड़कियों लोग को। ठीक है, और खोखा जो था सेनों का क्या काम था, ये खोखा जो था वो अपने बाप का सेन परिवार का बेटा था, एकदम बात दुलड़ुआ था। लगा था इंजीनियर, उसमें इंजीनियरिंग के लक्षण दिखाई देते थे अभी से ही। उसे ट्रेनिंग भी दी जा रही थी सेन साहब के द्वारा, जो कारीगर होते हैं उनके द्वारा। खोखा दुर्लित स्वभाव के था और सिद्धांतों में बदल लिया था अक्सर, सिद्धांतों को भी बदल दे। खोखा अक्सर सिद्धांत जो चल रहा था उसका भी बदल देता था। सेन परिवार के दोस्त एक दिन क्या हुआ कि कुछ दिन बाद सेन परिवार के दोस्त लोग आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। भड़कीले ड्राइंग रूम रहता है, वो सब खेलने वाला जो सामान आता है वो रहते हैं, उसमें बैठते हैं। तो उसी पर बातचीत का विषय अभाव होने के पर मतलब कि कोई बात उत्तर रहता नहीं है, तो एक चर्चा निकल पड़ता है किसका लड़का क्या करेगा। और तब उसी पर मलिकता को दूरदेशी को साथ में फरमाते हुए
लड़के को ढंग ढंग से ट्रेन कर देंगे, यह कहकर मानते नहीं थे। कौन? तो सेन साहब जी कहते मेरा बेटा ये करेगा, वो करेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल फिजूल है, कोई पढ़ना उड़ना अच्छी बात नहीं है। इसको अभी से ही बिजनेस का इंजीनियर बनाना चाहता हूँ और इंजीनियर, ये बात कहते कहते थक नहीं रहे थे। और जो खोखा था वो अभी 5 साल का ही था। क्या साल का था खोखा? 5 साल का ही था। और अभी से उसमें एकदम अच्छे लक्षण दिखाई नहीं देते। उसे किरण गार्डन किरण गार्डन स्कूल में भेजने की सलाह देते थे। जे मेरा बेटा भी जा रहा है किरण गार्डन स्कूल में, आप पत्रकार महोदय आप भी अपने बेटों को किरण गार्डन स्कूल में भेजिए, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, ये बताने लगे थे। और कहते थे मेरा बेटा का अभी जो इंजीनियर का लक्षण दिखाया, इसीलिए दो कारखाने की मिस्त्री भी आती थी, बढ़ाई मिस्त्री, 2 घंटे के लिए आकर उसको ठोक पीट के एकदम ठीक कर देता, वो कह रहे थे। अभी से जो उससे अंगुलियां जो है औजारों से वाकिफ रहेगा, औजारों से सहमति रहेगी, ये कहानी थी। सेन साहब के कुछ लोग दोस्त में बैठे थे, वही गपशप में होने लगा। साधारण हैसियत के अखबार निवास वाले जो थे, रिश्तेदार भी थे। वो जो अखबार वाले थे वो रिश्तेदार भी थे, उन्हीं की बात चलने लगा। लड़का तो खोखा था ही, बहुत ही बिगड़ैला। पर उसी में एक रिश्तेदार के जो अखबार वाले का बेटा था, जो रिश्तेदार था उनका बेटा था, तो बहुत ही होनहार और समझदार मालूम पड़ता था। ठीक है, बहुत ही समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। और हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ, मतलब कि अच्छी काम किया इसलिए कुछ लोग उसकी तारीफ कर दी। सेन साहब ने फिर सेन साहब ने पूछा बच्चा तो कि स्कूल जाता ही होगा, स्कूल जाता ही होगा। तो उसके पहले पत्रकार महोदय कुछ बोलने के जवाब देते। इससे पहले ही बार बार मैं कहने लगे सेन साहब मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। वो इस बात को इतना बार कहते थे, कुछ कह ही नहीं सकते, थकते ही नहीं थे बोलते बोलते, या बोलते थे। लेकिन पत्रकार महोदय कहा जाए आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? पत्रकार महोदय कहे कि मैं अपने बेटे को मैं जेंटलमैन जरूर देखना चाहता हूँ, लेकिन जो भी करे ये अपने दम पर करे, अपने हुनर को दिखाए। जो इसको मन है, जो इसकी इच्छा है, वो अपना इच्छा से करेगी। ठीक है, इस बात पर एकदम सेन साहब को एकदम मिर्ची लगी। क्या लगी? मिर्ची लगी। सेन साहब को इस बात पर क्या हुआ? मिर्ची लगी। और वो पत्रकार महोदय जी थे, उनकी बात को एकदम देखते हुए एकदम ऐसे गर्मर एट कर रह गए। पूरा मुंह का ना देखता है आज के हम क्या बोले, ऐसे करता है, वैसे करके रहने लगे। रह गए कौन? रह गए तब पत्रकार महोदय जी रह गए थे। तभी शोरगुल सुनकर तभी क्या हुआ, जो ड्राइंग रूम से शोरगुल होने लगा। ड्राइंग रूम से क्या हुआ? शोरगुल होने लगा। तब सभी लोग जाकर वहां देखे, बाहर गए तो सोफर औरत से उलझ रहा था। औरत के पास 5-6 साल का बच्चा था। मतलब कि वो अब आती है गिरधर लाल के पास, जो किरानी था, जिसका किरानी गिरधर लाल था, उसका बेटा था और उसकी पत्नी थी, जो 5-6 साल का बेटा था। तो वो क्या किया था, गाड़ी के पास शायद गया था या छू दिया होगा, इसीलिए ड्राइवर उसको क्या किया, ढकेल दिया था। जिससे कि उस छोटे 5-6 साल के बच्चे को, क्या मदन, 5-6 साल का बच्चा था, उसका नाम था मदन, जिसको ड्राइवर ने ढकेल दिया था। सोफर सोफर ड्राइवर जो था वो ढकेल दिया था, जिससे उसका जो घुटना होता है, घुटना से क्या खून बह रहा था। ठीक है, क्या कह रहा था? खून बह रहा था। तब वहाँ सेन साहब पहुँचते हैं तो कहते हैं, तब से गिरधर लाल की जो पत्नी थी वो सेन साहब को देखकर सहम गई थोड़ी। ठीक है, अदब के साथ। तब लेकिन मदन जो था वो गाड़ी के छू रहा था, इसीलिए कह रहे सोफर कहा साहब जी आप देखिए ना, अभी अभी मदन जो था ना, जो गाड़ी को छू रहा था, तो मैंने उसे साइड किया तो काज कहा जा जा, मैंने तो तू पकड़ कर अलग कर दिया, इसीलिए मुझको भी मारने दौड़ने लगा। मतलब कि मैं उससे अलग कर दिया, इसलिए मुझे मारने दौड़ने लगा। ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं अच्छी बात है। खमा मुझसे उलझ रही है, आप ही कुछ समझाइए। तो सेन साहब बोलते हैं मदन की माँ क्यों इससे खामे खा उछल रही हो? कुछ कहना चाहती, मदन की माँ सोच रही कुछ क्या कहूँ, जो कहते देखे सेन साहब को एकदम गुस्सैल, क्या ऐसे कर गुस्सैल देखे, वो भी निकल गए वहां से। क्या किए? निकल गए सटे होठ को देख कर। क्या बोलते? और कठोर शब्द में एकदम गुस्सा में बोले, ये मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर से ऐसी हरकत न करे, ऐसी बदमाशी न करे। ये देख ले जाइए आप लोग फटाफट से इसको, और ऐसा हरकत न करे फिर, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस
पर ध्यान दीजिएगा। उसका माँ बच्चे को ले गए, घुटना से खून बहा था, उसको पोंछते हुए क्या करता, ड्राइवर उसको मारा था, वो तो बता ही दिया आप लोग को मामूली। जो मदन था वो मामूली एक किरानी का बेटा था जिसका नाम था गिरधर लाल, ठीक है, जिसका नाम गिरधर लाल। उसके बाद देखिए, उसके बाद वहां से आए तो दिखाई दिया कि जे खोखा उस कार के पास खटखट की आवाज़ सुनाई देने का गाड़ी से। सब लोग यहाँ दौड़ कर गए वहाँ। सब फटाफट दौड़ा, ड्राइवर कहा क्या हो गया, क्या गाड़ी में। सीढ़ियों से उतर कर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले सभी लोग, जो रिश्तेदार लोग थे। सभी ने देखा तो सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। मतलब कि कार फोड़ दिया था, बैक लाइट का जो शीशा होता है वो फोड़ दिया था, इंडिकेटर टाइप में वो फोड़ दिया। उसी को कह रहे थे "जे बउआ ऐसे बदमाशी नहीं करना, बउआ ऐसे ऐसा होता है कि उसको डांट लगना चाहिए सही से, ठीक है, सही से डांट लगनी चाहिए। ऐसे ही आराम से प्यार से लाल बत्ती को चकनाचूर कर दिया था। क्या करता, जो लाल बत्ती पीछे वाला इंडिकेटर नहीं होती है लाल बत्ती, उसी को तोड़ दिया था खोखा। तो कहते हैं सेन साहब जे इसके पाठ पुर्जे या कल पुर्जे है ना, उसको देखना चाहता था, इसके पीछे है क्या, इसमें है क्या, ये देखना था। क्योंकि इसका लक्षण है जो बिजनेसमैन इंजीनियर बनने वाला है, तो इंजीनियर का इसका लक्षण अभी से इसको दिखाई दे रहा है शायद, ठीक है। और जमीन खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ कार की ओर चल दिए सेन साहब। अब भाव भींगमा देखा नहीं, देखते देखते कुछ समझ पाते सक कि मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे तो सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े। फिर उनकी निगाह अगले चक्के पर चल गई तो देखा अगले चक्के पर देखा, अगला चक्का पंक्चर हो गया था। क्या हो गया था, पंक्चर हो गया था। उसमें हवा निकाल दिया, हवा ही क्या किया, उस सूची में से निकाल दिया। कौन निकाल दिया था, तो खोखा निकाल दिया था। अब फिर जब ड्राइवर कहा ठीक ड्राइवर इसमें जाकर जल्दी से हवा भरो पंप लाकर, वह ड्राइवर हवा भरा तो पता चला अगला भाड़ा के पास पिछलो भर दी, गायब हो गया हवा, अगला भाड़ा के पिछलो गायब कर दिया, ठीक है, अगला भाड़ा के पिछलो गायब कर दिया। यही सब होते रहा। कुछ देर के बाद पंक्चर को ठीक करके बाहर झिझकते हुए बोले कहीं ऐसा पंक्चर हो गया था, लेकिन सेन साहब आगे बढ़कर झिझकते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कही। उसके बाद उन्होंने आकर कहा कुर्सिया को क्या कीजिए लाइन में लगवा दीजिए, तब तक यहाँ हम बैठते हैं। ड्राइवर ने कार को लगाकर सूचना दी कि दूसरे पिछले चक्के की ड्राइवर ने हवा निकाल ली हुई थी। ये काम जितना जो चला था वो किनका था, कासू का। खोखा का ही नाम क्या था, कासू। खोखा का ही एक नाम था खोखा, खोखा का ही एक नाम था कासू। खोखा खोखा का ही एक और नाम था, क्या था, कासू। सारा हरकत यही दोनों इसी का चलता था। हमेशा जो भी हरकत उरकत चल रही थी वो सब इसी का चल रहा था, ठीक है। किसी को किसी प्रकार की परेशानी तो बताइए। कासू ने हवा निकाल दी। साफ मालूम पता था कि उसकी दिलचस्पी इंजीनियरिंग में है, यही पता चल रहा था। उसके बाद अब बात करते हैं जो मदन के पिता थे, जो इसका क्या नाम था, मदन के पिताजी का, मदन के पिता, मदन के पिता, मदन के जो पिता थे वो थे पिता गिरधर लाल। गिरधर लाल थे, गिरधर लाल। मदन के पिता कौन थे, गिरधर लाल जी थे। मदन के पिता कौन थे, तो गिरधर लाल जी थे, ठीक है। मदन के पिता कौन थे, तो गिरधर लाल जी थे। और वह एक किरानी आए थे के आउट हाउस, उसी फैक्ट्री के किरानी थे और उसी के आउट हाउस में रहते थे, ठीक है। कौन हुक्म दिया गिरधर लाल आया और सेन साहब सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जिस तरीका से खून के जुर्म में, मतलब कि उधर से आया बुलाए, मतलब गिरधर लाल इधर आओ, गिरधर आया तो मुड़ी नीचा कर लिया मुड़ी सेन साहब के सामने में। अब सेन साहब एकदम फगा सुना तुम्हारा बेटा ये किया वो किया, एन्ना वन्ना, सिर झुका एकदम पूरा खड़ा हो गया। जुर्म कैदी की जज से सामने खड़ा है, जिना जज के सामने खड़ा होता है मूल्य कोई सी बलोस आवाज में कहना खे सेन साहब खूब एकदम अपना फटकार सुनाते रहे पूरा, जे तुम्हारा बेटा ये किया वो किया, समझ गए।
और कहने लगे जे तुम्हारा बेटा आज अगर अभी से मदन को नहीं ध्यान दिया तो आजकल के यही सब जो बच्चे होते हैं जो आगे चलकर क्या बनते हैं, चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के जो होते हैं वो क्या बनते हैं, चोर डाकू बनते हैं। मैं भलाई के लिए कहता हूँ उसे सही से थोड़ा ध्यान दो और उसको स्कूल भेजो, यही कहने लगे। और भाषण एकदम बड़ा बड़ा बड़का बड़का भाषण देने लगे। अभी से उसको संभालने की कोशिश करो, तो फिर आगे अच्छा बात नहीं होगा जो ऐसा हरकत करेगा। जब रात में गिरधरलाल के क्वार्टर से आते ही मदन के चित्रकार सेनों का आरामदेह शयनागार गुज गया। आराम के खलल पड़ने का कुछ झुझलाकर पिता ने सेन धर्मपत्नी बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधरलाल खुद समझदार आदमी था। गिरधरलाल था वो बहुत ही समझदार आदमी था। बीवी को लड़के को बीवी ने उसके लड़के को बिगाड़ दिया था, ठीक है। और मदन की यही दवा थी, मेरी तो तबीयत हुई थी, कमबख्त की खाल उधेड़ दूंगा। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। उसके बाद बोले स्पेयर द रॉड एंड स्वेल द चाइल्ड। कौन बोला था, गिरधरलाल बोले थे। उसके बाद माता सेन की नींद उचट गई। उन्होंने मदन की कतार चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कुएं की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है फिरता है। किसको कर, मदन का मर्दन को खूब मारने लगे। तुम्हारी तो खैरियत ही नहीं थी कि तुम इतना कर सकते हो। सैन्यगार की तरफ घुस गया। तो एक दिन दूसरे दिन क्या हुआ जे नगर के गली में खेलता कूदता हुआ खोखा बंगले के अहाते से बगल वाली गली में जा निकला तो वहां देखा कि सभी लोग हंस कौवे की वो जमात की तरह थे। वहां जो भी था, ये लट्टू नजर आ रहा था, मदन जो था, तो वहां पर खोखा पहुंचा और कहा इधर हंस कौवे की लड़ाई पे पहुंच गया। दूसरे लड़कों को कोई खास उम्र नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने की फायदे का नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उनको अपमानित पीड़ित लीडर के मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, और अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। कौन बोलने लगा, मदन बोलने लगा, अरे भाग रहे यहाँ से खोखा, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। लट्टू खेलने जा अपना घर से, जा अपने बाबू की कार पर बैठ कर। कासू तो तैस में आ गया, मतलब कासू जो था खोखा वो तैस में आ गया, क्योंकि सबको तो घर पर मारता था, दो चार घुसा मारता रहता था। कासू ऐस ना देखा ना तैस, मदन को एक घुसा रसीद दिया। मदन क्या किया, एक घुसा रसीद दिया उसको, ठीक है। कौन घुस दिया, कासू रसीद दिया। कासू ने क्या किया, कासू मदन को एक घुसा रसीद दिया। कासू मदन को एक घुसा क्या किया, रसीद दिया। तो वो तो हो गया गुस्सा। चोर गुंडा होने वाला मदन भी कम मानने वाला था। वो भी एकदम झटपट में कासू को पर टूट पड़ा, मारा थी से नाट से उसको ठीक कर दिया। हालत एकदम एकदम इसी जब लड़ाई जो हो रहा था उसका सभी लोग जो बगल बगल से द्वंद्व युद्ध का मजा लेने एकदम करता जे क्या युद्ध चल रहा है। ये लड़ाई तनी मनी को नहीं, ये हड्डी और मांस की लड़ाई होने लगी थी। हड्डी और मांस की लड़ाई होने लगी थी, पीले गली के कुत्ते की लड़ाई तरह। यह लड़ाई तो कासू बाबू का ही चलता। सबको मालूम चल गया यह लड़ाई जो है क्या है, कासू बाबू का ही होगा। वही तो फिर 1-2 मिनट बाद वह रोता हुआ जान लेकर भाग गया। कौन, वही भाग गया खोखा। तो उसी कहा जाता है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले हैं जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले अपनी मदद ही खिलाफ करते हैं। यानी कि हम भी है चोरबे, वो भी है चोरे, माना हम भी गरीब वो भी एक। और मान लो मतलब कि एक राम नाम का लड़का था, एक सोहन नाम का लड़का था, दोनों गरीब था। राम नाम का लड़का था, एक सोहन नाम का लड़का था, एगो मोहन नाम का लड़का था। लेकिन मोहन जो था वो काफी एकदम
अमीर बाप का बेटा था और राम और सोहन जो था वो गरीब बाप का बेटा था। तो इस दोनों में क्या हुआ कि राम और मोहन के बीच में लड़ाई हो गया और सोहन उसका मदद करना चाहिए, राम को करना चाहिए क्योंकि एक बिरादरी का है, दोनों गरीब है तो गरीब गरीब को मदद करना चाहिए। तो सोहन भी करने लगा किसका, मोहन का मदद करने लगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, यही समझाना चाहते थे लेखक। ये ये कहते हैं जो महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाले मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, ये तो अच्छी की बात नहीं है, इतनी अकल कहाँ है। और मदन के लिए तो मार खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। मदन के लिए मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। मदन के लिए मार खाना क्या था, मामूली बात थी। मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, ठीक है। उसके बाद ये सब तो बड़ा अथी हो गया। उसके बाद उन्होंने लीडर मदद की, माता पिता के मालिक के लाडले की। लड़ाई खत्म होकर परंतु सामते से तीतर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा। मदन डर से बेचारा क्या करता, घरे नहीं गया। लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो उसने दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता से घुर गया। उसके लिए के बाद देखा कि किधर मार क्या कर रहा है, तो मम्मी पापा बतिया रहे थे, तो चुपचाप से वो खाना खाने के लिए चल पड़ा। और सोचने लगा आज तो मार दिनों से भी बुरी होगी, उस दिन से भी ज़्यादा बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था, बेचारा रसोई घर में घुसा और उसके बाद खाना उना खाकर बंगले के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ सुनने लगा। माता पिता का क्या है, इत्मीनान से साथ भर पेट खाना खाया और फिर दरवाजे से के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाबू पापा और मम्मी थे जो गुस्सा नहीं रहे थे, गरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका। उसके बाद बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं है, मदन के काम की कोई बात नहीं है हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की भी कोशिश करता। बेचारा मदन क्या करता, सुनता। ये कोई वह एकदम पाँव के एकदम दबे पाँव ऐसे ऐसे करके आराम आराम से चलने लगा। लेकिन क्या हुआ कि न कि वो एक लोटा से टकरा गया पैर, लोटा से टकरा गया पैर और आवाज़ एकदम गूंज गया, ठन ठन की आवाज़ गूंजने लगा। फिर ये आवाज़ सुनकर क्या निकल, गिरधर बाहर निकला। मदन की अम्मा भी बाहर निकला, बांध कर खड़ा हो गया। मदन अक्सर पिता के हाथों पीटता था, मदन हमेशा पिता के हाथों पीटता था। वह बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधरलाल निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा और मदन ने अपने दांत भींच लिए। एकदम अब तब मार लो, एकदम पक मदन एकदम अथी हो गया जे अब मार लगना है। एकदम आराम आराम से पिता उनको बढ़ने लगे तो एकदम मदन एकदम पूरा एकदम भींच गया, इसी को काबू में जाओ, अब मार खाने वाले हैं। बिल्कुल एकदम सहज गया कि ना, तो ठिठुक गया अचानक, ना ठंडा में ठिठुक जाता है वैसे। चेहरे पर नाराजगी बदल एकदम छाऊ गया लपक कर। तो मदन क्या किया, लपक कर अपने मदन के हाथों से उठा लिया, मदन धरा और बस ऐसे कलेजा मिला लिया। वाह बेटा, मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था कि आज हमारा पैसा पापा ये गलती करे पर भी मेरा हाथ से हाथ कैसे मिला लिया। दान प्यार से किया था, अभी किया था। तो गिरधर उसे बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोला था जो किसी के लिए नौकरी था। आज तक ऐसा दुलार प्यार मदन को नहीं मिला था अपने पिताजी से। ये पहली बार उनको यह प्यार मिला था, किसको, तो मदन को मिला था। नौकरी से निकाल जाने पर मुमकिन हो सकता है, खम्बा का बेटा एक तेरा बाप, और तूने तो खोखा के 2 दांत ही तोड़ डाले। खोखा के क्या किया, 2 दांत तोड़ डाला। बस वही 20 की दांत थी तो 2 दांत टूटा, हा का हंसने लगी। कौन, गिरधरलाल जी। जो वाह बेटा, तुमने तो अच्छी बात की, जो तुमने खोखा के जो 20 के जो 2 दांत थे उसको तुमने तोड़ डाला। 20 के 2 दांत जो उसको तोड़ डाला, बहुत ही अच्छी बात थी। और वहीं पर ये कहानी समाप्त हुई, क्योंकि दांत टूटता है और ये कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आई होप आप सभी को यह कहानी समझने में बहुत ही मज़ा लगा हो।
अच्छा लगाता होगा हमारे हिसाब से। आप लोग को एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव छूटने वाली है, क्योंकि इस कहानी को सही से सुनिएगा, समझिएगा, तो बिल्कुल एक भी कहानी नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव छूटती है। क्योंकि बिहार बोर्ड में कहती है विद्यार्थीगण अपना उत्तर अपनों शब्दों में ही दे, अपने शब्दों में ही दे, तो आप अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। इसका एक भी नंबर नहीं, क्योंकि कहानी याद रहती है। बच्चे लोग हिंदी का पूरा याद नहीं करते हैं और उसको रटते नहीं हैं। ऐसे ऐसे करके एक लाइन बाय लाइन, ये बीस के दांत के लेकर नली मुझे शर्मा जी है, नली मुझे, ये तो चैप्टर का नाम न रचा जाता है। लेकिन वो एक एक पॉइंट को फिजिक्स व्यक्ति केमिस्ट्री व्यक्ति तो नहीं याद करते हैं, सुनते हैं। वो क्या करते हैं, कहानी को समझते हैं। और आई होप आप लोग इस कहानी को बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को क्या कीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोग, जिससे कि मैं आप लोग के साथ नए वीडियो में फिर मिल सकूं, ठीक है। अगर आप लोग इसका शॉर्ट यानी ऑब्जेक्टिव पोर्शन देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।